तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएड बेस्ड टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं, उसमें आज एक नए टॉपिक को हम लोग टच करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। एक वीडियो में चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही लंबी थ्योरी है इन चारों की, लेकिन मैंने जितना शॉर्ट हो चुका है, मतलब एकदम शॉर्ट में आपके सामने प्रेजेंट करने का कोशिश किया है, ठीक ना। और इतना आप समझ जाएंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और बाकी यदि डाउट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछा कीजिए, अपना कम्युनिकेशन हमसे बढ़ाया कीजिए, ठीक ना। इससे क्या होता है, आपके और हमारे बीच में जो इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा, ठीक ना, और आपका जो लर्निंग है वो ज़्यादा होगा, ठीक। तो वीडियो को चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी तक आपने यदि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एमएड एंट्रेंस एग्जाम की हर ऑथेंटिक अपडेट इस चैनल पर सबसे पहले आती है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म, ठीक ना। इसका अर्थ होता है आदर्शवाद। आइडिया का अर्थ होता है विचार, इज्म का अर्थ होता है वाद यानी विचारवाद। इसमें विचारों को महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक ना। तो देखिए, आदर्शवाद क्या बोलता है कि जो ये वर्ल्ड है, जो ये संसार है, वो गॉड मेड है, यानी कि ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। यही अंतिम सत्य है कि सृष्टि के रचनाकार ईश्वर हैं, ठीक ना। और आदर्शवाद का जो अंतिम उद्देश्य है वो आत्मानुभूति होता है, यानी मोक्ष। और मोक्ष हमको किसके द्वारा मिलता है? नैतिक नियमों को फॉलो करके। सत्यम शिवम सुंदरम आदर्शवाद के मूल्य होते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम के रास्ते पर ही चल के हम आत्मानुभूति यानी सेल्फ इवोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक ना। और आदर्शवाद मानता है कि ये जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है। किसका अंश है? ईश्वर का अंश है, ठीक ना। अब आते हैं यथार्थवाद में। यथार्थवाद को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रियलिज्म। और इसके प्रवर्तक रूसो हैं, यानी रूसो इसके समर्थक रहे हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। दो वर्ड क्या है? वो दो वर्ड है रियल प्लस इज्म, ठीक ना। रियल प्लस इज्म। रियल आपका ग्रीक वर्ड रेस से आया है। वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारधारा को हम यथार्थवाद में पढ़ते हैं, ठीक ना। यथार्थवाद का मतलब क्या है कि क्या वास्तविक है, ठीक ना। जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा हम उसी पे भरोसा करेंगे। जैसे हमारे हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है तो हम मानेंगे कि एक लैपटॉप है, ठीक ना। यदि हमारे हाथ में एक पेन है तो हम मानेंगे कि एक कलम है। यानी जो हमें दिखेगा, जो हम जिनको प्रत्यक्ष माध्यम से देख सकते हैं, जिस वस्तु का अस्तित्व है वो अस्तित्व हम कैसे मानेंगे? हम देखेंगे तो हम मानेंगे कि इस वस्तु का अस्तित्व है, ठीक ना। तो इसमें वस्तु को अहम माना गया है और जो हम देखते हैं वही यथार्थवाद है, ठीक ना। उसी वस्तु को हम मानेंगे, ठीक ना। इसके अनुसार जो संसार है वो मटेरियल मेड है, यानी पदार्थ के द्वारा बना गया है, ठीक ना। और इसमें आत्मा क्या है? आत्मा को चेतन तत्व बोला गया है, ठीक ना। आत्मा को चेतन तत्व यथार्थवाद में बोला गया है। यथार्थवाद का अंतिम उद्देश्य क्या है? सुखपूर्वक जीना, सुखी सुखी जीना यथार्थवाद का अंतिम उद्देश्य है। आदर्शवाद का अंतिम उद्देश्य क्या था? सेल्फ इवोल्यूशन, आत्मानुभूति, ठीक ना, मोक्ष प्राप्त करना। और उसमें ये जो संसार किससे बना था? ईश्वर के द्वारा बना था। यही अंतिम सत्य था। यथार्थवाद में संसार पदार्थ से बना है और इसका अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, ठीक ना। अब प्रकृतिवाद को देख लेते हैं। प्रकृतिवाद को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरलिज्म। और ये दो वर्डों से मिलकर बना है, नेचर प्लस इज्म। नेचर का अर्थ होता है प्रकृति, इज्म का अर्थ होता है विचार यानी वाद, ठीक ना। तो प्रकृति संबंधी विचारधारा को हम किस में पढ़ते हैं? प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म में हम प्रकृति संबंधी विचारधारा को पढ़ते हैं। इसके अनुसार जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड नेचर से बना है, यानी प्रकृति
प्रदत्त चीज़ों से इस संसार का निर्माण हुआ है, ठीक ना? प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक ना? जैसे कि जल, मिट्टी, पवन, अग्नि, ये सब जो प्रकृति की चीज़ें हैं, इनसे इस संसार का निर्माण हुआ है। प्रकृतिवाद का अंतिम उद्देश्य क्या है? सुखपूर्वक जीना। तो यथार्थवाद और प्रकृतिवाद दोनों का अंतिम उद्देश्य सेम है, आपको याद रखना है, सुखपूर्वक जीना, सुखपूर्वक जीना। प्रकृतिवाद में सुखपूर्वक कैसे जिएंगे आप? प्राकृतिक जीवन जीकर, यानी प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का उपयोग कर कर हम सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं, ठीक ना? लास्ट है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद देखते हैं कि क्या है। प्रयोजनवाद हम देख लेते हैं कि क्या है, ठीक ना? प्रयोजनवाद इंग्लिश के प्रैग्माटिज्म शब्द से बना है। ये दो चीज़ों से प्रैग्माटिज्म बना है, एक प्रैग्मा और एक प्रैग्माटिकस, ठीक ना? ये दोनों से बना है। ये ग्रीक शब्द है प्रैग्मा। इसका अर्थ होता है कि किया गया कार्य या क्रिया, ठीक ना? ये व्यवहार संबंधी विचारधारा है, जो हम अपने व्यवहार में दिखाते हैं, उससे संबंधित जो विचारधारा है वो प्रयोजनवाद में आता है। जैसे कि हम समझा दे रहे हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है, तो उस वस्तु को हम तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक उसका क्रिया क्या है, उस वस्तु के द्वारा क्या कार्य किया जाता है, उसका अस्तित्व कितना है, उसका जब तक हम प्रयोग नहीं कर लेंगे पूरी तरीके से, तब तक हम इसको नहीं मानते हैं, ठीक ना? इसमें जो भी विचारधारा आता है ये रिजल्ट से आता है। जैसे हम कुछ किए, करने के बाद जो रिजल्ट आया, उसी विचार को हम सत्य मानते हैं। तो यानी इसमें क्या है? वस्तु एक्टिव है, सक्रिय है, ठीक ना? करके जो रिजल्ट आता है उस विचारधारा को किसमें एक्सेप्ट किया जाता है? प्रयोजनवाद, प्रैग्मैटिज्म, ठीक ना? इसके अनुसार जो वर्ल्ड है वो किससे बना है? विभिन्न तत्व और क्रियाओं का परिणाम है। विभिन्न तत्व थे, उन तत्वों के द्वारा कुछ क्रियाएं हुई और उन क्रियाओं का परिणाम क्या है कि इस संसार का निर्माण हो गया। तो यहीं से आपको याद रखना है कि इसमें जो भी चीज़ हम मतलब इसके प्रयोजनवाद के आधार पर पढ़ते हैं, वो क्या होता है कि करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसी विचार को हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक ना? प्रयोजनवाद का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? सुखपूर्वक जीना ही। तो यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, तीनों का अंतिम उद्देश्य क्या है? सुखपूर्वक जीना। और एक का क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, आदर्शवाद का। तो ये याद रखना है। इसमें सुखपूर्वक हम कैसे जिएंगे? सामाजिक जीवन जीकर, यानी समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों पे चलकर हम सुखपूर्वक जी सकते हैं, ठीक ना? अब इसके बाद हम दूसरे नंबर पर क्या पढ़ेंगे? दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे कि सबकी शिक्षा विधियाँ क्या है, ठीक ना? शिक्षा विधियाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए शिक्षा विधियाँ में क्या है? आदर्शवाद में कौन-कौन सी शिक्षण विधियों को हम लोग प्रयोग करते हैं? प्रश्नोत्तर विधि को जिनको सुकरात ने दिया है, ठीक ना? आगमन विधि को जिनको अरस्तु जी ने दिया है, निगमन विधि को जिनको अरस्तु जी ने दिया है, संवाद विधि प्लेटो जी ने दिया है, निर्देशन विधि हर्बर्ट जी ने दिया है। ये आपके एमएड एंट्रेंस एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रश्नोत्तर विधि कौन दिया है, आगमन विधि कौन दिया है, निगमन विधि कौन दिया है, संवाद विधि कौन दिया है। तो आदर्शवाद में कुल कितनी शिक्षण विधियां हैं? प्रश्नोत्तर, आगमन, निगमन, संवाद, निर्देशन। प्रश्नोत्तर, आगमन, निगमन, संवाद, निर्देशन। प्रश्नोत्तर, आगमन, निगमन, संवाद, निर्देशन। प्रश्नोत्तर सुकरात के द्वारा दिया गया है, आगमन निगमन अरस्तु के द्वारा दिया गया है, संवाद प्लेटो के द्वारा दिया गया है, निर्देशन हर्बर्ट के अनुसार दिया गया है। प्रश्नोत्तर में प्रश्न के द्वारा मतलब बच्चों को हम सिखा सकते हैं प्रश्न पूछ पूछ के। आगमन में क्या होता है कि एग्जाम्पल टू रूल, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जब हम बढ़कर किसी चीज को समझाते हैं तो आगमन होता है, और सामान्य से विशिष्ट की तरफ जब आते हैं तो वो निगमन होता है, ठीक ना? संवाद में क्या है? किसी भी टॉपिक को लेकर हम कन्वर्सेशन करके भी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। निर्देशन में क्या है कि हम कुछ निर्देश दे के भी उनको फॉलो करा के लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, ठीक ना? फिर इसके बाद क्या है? दूसरे नंबर पे आपका यथार्थवाद में कौन कौन सी शिक्षण विधियां प्रयोग की जाती हैं? तो यथार्थवाद में प्रयोगात्मक, यानी कि करके सीखना। अब देखिए किसी चीज को हम प्रत्यक्ष रूप में जब देखेंगे, प्रयोग करेंगे, तभी हम उससे विश्वास करेंगे, ठीक ना? सहसंबंध
संबंध यानी रिलेट करके, जैसे कोई वस्तु है तो उसका उपयोग किस किस चीज़ों से है, इसको हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक ना। चाहे फिर अपने इंद्रियों के माध्यम से हम वस्तु को देखते हैं, फिर हमको अनुभव होता है कि नहीं वो चीज़ वास्तव में है, तो सहसंबंध विधि से, ठीक ना। जैसे कि बच्चों को हमको कुछ पढ़ाना है तो हम उनको दिखाएंगे कि देखो लायन ऐसा होता है और उससे संबंध स्थापित करेंगे, ठीक ना। तो इस विधि से भी पढ़ाते हैं। और तीसरा क्या है, ह्यूरिस्टिक। तो यथार्थवाद में 3 शिक्षण विधियां हैं, 3 टीचिंग मेथड हैं, प्रयोगात्मक, सहसंबंध, ह्यूरिस्टिक। प्रयोगात्मक, सहसंबंध, ह्यूरिस्टिक, ठीक ना। इसके बाद क्या है आपका प्रकृतिवाद में कौन कौन सा। प्रकृतिवाद में क्या है, प्रकृतिवाद का विचारधारा ये होता है कि बालक को प्रकृति की गोद में छोड़ देना चाहिए। बालक अपने से करके सीखेगा, वो प्रकृति के साथ खेलेगा और सीखेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कोई मान लीजिए मोमबत्ती जल रही है, तो प्रकृतिवाद क्या बोलता है कि बच्चे को उस मोमबत्ती को छूने दीजिए, जलते हुए मोमबत्ती को, वो छुएगा, उसको जलेगा, वो सीख जाएगा कि दोबारा इसको नहीं छूना है, ये चीज़ जलन देती है, ठीक ना। तो मतलब करके सीखना, कि बच्चों को स्वतंत्र अनुशासन दीजिए, वो उसमें करके सीखेगा, खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, वो सीख जाएगा, वो मजबूत होगा। तो देखिए इसमें अनुभव द्वारा बच्चा सीखता है, टीचिंग मेथड मतलब, और खेल पद्धति के द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं, मांटेसरी पद्धति के द्वारा, डाल्टन पद्धति के द्वारा, करके सीखने के द्वारा। अनुभव द्वारा, खेल पद्धति द्वारा, मांटेसरी पद्धति द्वारा, डाल्टन पद्धति द्वारा, करके सीखने द्वारा, ठीक ना। आइए प्रयोजनवाद में देखते हैं, प्रयोजनवाद में क्या क्या है। प्रयोजनवाद में क्या है, अनुभव द्वारा सीखना। प्रयोजनवाद क्या बोलता है, प्रयोजनवाद का नियम क्या है कि जैसे कोई भी वस्तु है, हम उसको जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, उसका परीक्षण नहीं करेंगे, और परीक्षण के बाद जो रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, तो हम किसी भी सत्य को नहीं मानेंगे। आप हमसे कुछ भी आके बता देते हैं तो हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसको यूज करेंगे, उसको व्यवहार में लाएंगे, और जो रिजल्ट आएगा उस विचार को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो अनुभव के लिए क्या होता है, कार्य करना जरूरी होता है। जब हम किसी कार्य को करेंगे तभी तो हमको अनुभव प्राप्त होगा, और वही अनुभव क्या होगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे एज अ ट्रूथ के रूप में, ठीक ना। फिर एकीकरण विधि, एकीकरण विधि क्या होता है कि मान लीजिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, तो उनको हम एक करने का काम करते हैं, इकट्ठा। जैसे कि मान लीजिए लर्निंग, अधिगम, तो अधिगम क्या है, छोटा सा एक शब्द तो नहीं है, अधिगम से बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो सारे एलिमेंट्स को जब हम इकट्ठित कर देते हैं, एकत्रित कर देते हैं, तो हमारा अधिगम बन जाता है, ठीक ना। तो उसी प्रकार एकीकरण विधि से क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक ना। फिर इसके बाद सीखने के उद्देश्य पूर्ण विधि, सीखने की उद्देश्यपूर्ण क्रिया प्रणाली विधि। जैसे कि अधिगम के बहुत सारे नियम हैं कि किन किन नियमों से हम सीखते हैं, तो उन नियमों के द्वारा भी इसमें सिखाया जा सकता है, टीचिंग मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड है जिसका नाम है, ये आपका एमएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है, योजना पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड किल पैट्रिक के द्वारा दिया गया है, ये आपका एमएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है कि आदर्शवाद में अनुशासन कैसा होना चाहिए, तो आदर्शवाद में प्रभावात्मक अनुशासन होना चाहिए। प्रभावात्मक अनुशासन से क्या मतलब है कि जो शिक्षक होगा वो नैतिक चारित्रिक रूप से उच्च कैटेगरी का होना चाहिए। वो जिस प्रकार के क्रियाकलाप करेगा बच्चा भी वैसा ही करेगा, तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ना चाहिए। और यानी कि मतलब जो विद्यालय का वातावरण है वो भी प्रभावी होना चाहिए, यानी कि सब कुछ नियम में होना चाहिए, ठीक ना। नियम बना रहना चाहिए, डिसिप्लिन वाला वातावरण आदर्शवाद में आता है, ठीक ना। प्रभावात्मक अनुशासन। फिर इसके बाद यथार्थवाद में कैसा अनुशासन होना चाहिए, प्रेम और सहानुभूति पर आधारित होना चाहिए। देखिए बच्चा को जब देख के सीखना है, करके सीखना है, तो उसके अंदर प्रेम और सहानुभूति होना चाहिए, ठीक ना, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। फिर इसके बाद आ जाता है कि प्रकृतिवाद में कैसा अनुशासन होना चाहिए, तो प्रकृतिवाद में स्वतंत्र अनुशासन होना चाहिए। मैंने क्या बोला, प्रकृतिवाद बोलता है कि बच्चे को प्रकृति के गोद में छोड़ दीजिए, वो करके सीखेगा, जलेगा, फिर जलता हुआ चीज नहीं छुएगा। तो स्वतंत्र अनुशासन देने की मांग प्रकृतिवाद करता है। फिर इसके बाद आ जाता है प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद सीमित मुक्तयात्मक अनुशासन की बात करता है। जैसे वो बोलता है हम
बच्चों को स्वतंत्रता तो देंगे, लेकिन एक लिमिट में देंगे, क्योंकि लिमिट में हम इसलिए देंगे ताकि वो बिगड़ ना सके, वो अपने स्किल का मिसयूज ना कर सके, अपने एनर्जी का मिसयूज ना कर सके। उसको हम सामाजिक वातावरण देंगे। सामाजिक वातावरण इसलिए देंगे क्योंकि परिवर्तन तभी संभव है जब सामाजिक वातावरण दिया जाएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद आदर्शवाद के शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? बालक का आध्यात्मिक विकास। जैसे देखिए, आदर्शवाद क्या बोलता है कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर से हुआ है, तो पूरी कहानी तो ईश्वर से ही स्टार्ट होती है। जब कहानी ईश्वर से स्टार्ट होगी तो इसका उद्देश्य भी क्या होगा कि बालक का सबसे पहले आध्यात्मिक विकास करना है, फिर संस्कृति का रक्षा करना है, विकास करना है और पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति को हस्तांतरण करना है। तो इसके शिक्षा के उद्देश्य क्या हो जाएंगे? बालक का आध्यात्मिक विकास, संस्कृति की रक्षा, संस्कृति का विकास, संस्कृति का हस्तांतरण, ठीक ना। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं बालक का नैतिक चारित्रिक विकास, ठीक ना, अपने से भी। जैसे आप देखिए कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो अपने हिसाब से आप अपना वहां पे सोच सकते हैं। फिर यथार्थवाद में शिक्षा के उद्देश्य क्या है? इंद्रियों का विकास। देखिए, यथार्थवाद क्या बोलता है? हम किसी चीज को देखेंगे तो सीखेंगे, तो जब देखेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे इंद्रियों का विकास होगा, ठीक ना। मानसिक शक्तियों का विकास, अब जाहिर सी बात है हम देखेंगे तो कुछ सोचेंगे भी, तो उससे हमारा मस्तिष्क का भी विकास होगा। व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना, ऐसी शिक्षा हो जिससे कि अपने अंगों का हम यूज करके व्यवसायिक शिक्षा मतलब व्यवसाय अपना कर सकें, ठीक ना। वैज्ञानिक एंड प्राकृतिक दृष्टिकोण होना चाहिए। जब हम किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो क्या होता है? एक प्रूव हम मांगते हैं कि भाई हम देखेंगे तो उसको मानेंगे, तो उससे क्या होता है? वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण का भी हमारा विकास होता है। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए यथार्थवाद के हिसाब से कि बालक को सफल एवं सुखी जीवन के लिए तैयार कर सके। फिर इसके बाद प्रकृतिवाद शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? प्रकृतिवाद में शिक्षा के उद्देश्य होते हैं मानव को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। संघर्ष कैसे आप जानिएगा? देखिए, जब बच्चा जलती हुई मोमबत्ती को छू के सीखेगा तो कितना संघर्ष से सीखेगा, ठीक ना। तो शिक्षा ऐसी होना चाहिए कि बालक को यदि संघर्ष करके कुछ अपने आप को मजबूत करना पड़े तो वो पीछे न हटे, ठीक ना। और प्रकृतिवाद की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जैसा वातावरण हो, जैसी परिस्थिति हो, व्यक्ति अपने को उसके हिसाब से अनुकूल बना सके, बालक का व्यक्तिगत विकास हो सके, समाज तथा समाज शास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन कर सके, मानव को सर्विस दे सके। प्रकृतिवाद की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हमने व्यक्ति को शिक्षा दे दिया तो वो व्यक्ति दूसरों को सर्विस दे सके। सर्विस का मतलब क्या है? सेवा दे सके। सेवा कौन देता है? जैसे जो बढ़ई होता है, नाई होता है, इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, ये सब सर्विस ही तो देते हैं। हम उनको पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद वो फिर आउटपुट देने लगते हैं। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हमको मतलब कि लॉन्ग टर्म में उसका आउटपुट बहुत ही अच्छे रूप में मिल सके, ठीक ना। फिर इसके बाद प्रयोजनवाद के हिसाब से शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? तो प्रयोजनवाद का देखिए बहुत ही यूनिक है। प्रयोजनवाद क्या बोलता है कि शिक्षा का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, बल्कि शिक्षा से जुड़ा हुआ बालकों का उद्देश्य होता है कि बालक ये सोचते हैं कि हम शिक्षा के द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं, और बालकों का उद्देश्य एक नहीं विभिन्न होता है। भिन्न भिन्न बालकों का भिन्न भिन्न उद्देश्य होता है। तो इसमें यह बोला गया है कि टीचर को सबसे पहले बालक को समझना है कि बालक के क्या उद्देश्य है, बालक का क्या रुचि है, और उसके हिसाब से उसको गाइडेंस करना है, ठीक ना। तो फिर इसके बाद क्या है कि अब हम पाठ्यक्रम पढ़ लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, ठीक ना। तो पाठ्यक्रम देखिए, पाठ्यक्रम आदर्शवाद का ऐसा होना चाहिए कि पाठ्यक्रम आदर्शों और अनुभव पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक ना। और पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बालक का ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों चीज का विकास हो सके, ठीक ना। ऐसा पाठ्यक्रम आदर्शवाद में होना चाहिए। और यथार्थवाद में कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य बच्चे का सही रहे, उसको जानकारी मिले, भाषा का ज्ञान मिले बालक को, और स्वास्थ्य संबंधी कॉन्सेप्ट हो, चिकित्सा संबंधी कॉन्सेप्ट हो, व्यावसायिक कॉन्सेप्ट हो। मानसिक स्वास्थ्य, भाषा, स्वास्थ्य प्लस व्यावसायिक, ठीक ना। इसके बाद प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का सिलेबस क्या होना चाहिए? प्रकृतिवाद का सिलेबस होना चाहिए भौतिक विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, कला, खेलकूद, स्वास्थ्य सिद्धांत। ये प्रकृतिवाद का पाठ्यक्रम होना चाहिए। भौतिक विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, कला, खेलकूद, स्वास्थ्य सिद्धांत, ठीक ना। प्रयोजनवाद का कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए?
उपयोगिता का पाठ्यक्रम होना चाहिए, उपयोगिता के सिद्धांत का, कि जो भी करिकुलम में एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं वो उपयोगी हैं कि नहीं। अनुपयोगी चीज़ों को करिकुलम में इंक्लूड न किया जाए। बच्चों के रुचियों से संबंधित एलिमेंट्स होने चाहिए। ये ऐसा करिकुलम में एलिमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए कि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट होगा तो लर्निंग क्या होगा, प्लस में होगा। और फिर क्या होना चाहिए कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उस चीज़ का अध्ययन करें तो उनको अनुभव प्राप्त हो, ठीक ना, वो अनुभव कर सकें, मतलब उसको प्रयोग में ला सकें, ठीक ना। एकीकरण क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए कि बच्चे उस तथ्यों को एक इकट्ठा करके अपना समझ सके। जैसे कि मान लीजिए 10 पॉइंट पढ़ते हैं तो उसको एक पॉइंट में वो एकत्रित करके समझ सकें, ठीक ना, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। फिर इसके बाद लास्ट आता है शिक्षक शिक्षार्थी। तो देखिए, आदर्शवाद के हिसाब से शिक्षक क्या है, सर्वोपरि है। आदर्शवाद में शिक्षक को गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरु मतलब भगवान से भी बड़ा, ठीक ना। तो जब भगवान से बड़ा है तो गुरु यानी यहाँ पे सर्वोपरि है। और आपको पता ही होगा पहले प्राचीन काल में विद्यार्थी कैसे विद्या प्राप्त करते थे। गुरुओं के सामने नतमस्तक होना पड़ता था, गुरुओं का भरोसा जीतना पड़ता था, गुरुओं की सेवा करनी पड़ती थी, तब जाके ज्ञान प्राप्त होता था और उस ज्ञान की कीमत थी, ठीक ना। और यहाँ पे जो शिक्षार्थी है वो गौण है। गौण इसलिए है क्योंकि उसको शिक्षक के ही निर्देश पे चलना है, शिक्षक जो बोलेगा वही करना है और शिक्षक के बातों पर उसको आंख मूंद के भरोसा करना है, क्योंकि शिक्षक क्या है, सर्वोपरि है। जो सर्वोपरि है उसके बात पे हमको भरोसा करना है। एज अ गुरु शिष्य वाला रिश्ता आदर्शवाद में हमको देखने को मिलता है, ठीक ना। इसके बाद आ जाता है यथार्थवाद। तो यथार्थवाद का कॉन्सेप्ट क्या था कि हम वस्तु को जब तक प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे नहीं तब तक हम नहीं मानेंगे, ठीक ना, वस्तु का अस्तित्व है या नहीं। तो इस पर क्या है कि इसमें जो टीचर महत्वपूर्ण ही है, लेकिन कैसे महत्वपूर्ण है, टीचर में इस मतलब कि इसमें क्या है कि एक शर्त है कि टीचर को अपने विषय का पकड़ होना चाहिए, उसको अपने विषय पे स्वामित्व होना चाहिए कि उस विषय से हर एक टॉपिक उसको आने चाहिए। और यहाँ पे स्टूडेंट कैसे होने चाहिए, फॉलोअर टाइप के। मतलब फॉलोअर मतलब ये नहीं कि आंख मूंद के फॉलो करना है। जैसे कि वो शिक्षक की बातों को सुनेंगे, लेकिन सुनने के बाद उसको मतलब कि जैसे कि जो भी पढ़ाया शिक्षक तो उसकी जांच करेंगे, उसको देखेंगे कि वो कहाँ तक सत्य है, ठीक ना। उसका प्रूव मतलब वो टीचर से देखते हैं, ठीक ना। जैसे टीचर की बातों को सुनते हैं और फिर जैसे कि जो बच्चा है वो क्वेश्चन करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे आदर्शवाद में क्या था कि जैसे जो शिक्षक बोल रहा है उसमें हमको शिक्षक के बात पे भरोसा कर लेना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बच्चा आपकी बात को सुनेगा जरूर, लेकिन वहाँ पे पूछेगा कि सर आपने लायन बोला तो लायन दिखता कैसा है, हमको थोड़ा दिखा दीजिए, ठीक ना। तो फॉलोअर टाइप का है, लेकिन उस पे वो ऑब्जेक्शन करेगा, उस टाइप का है, ठीक ना। तो यानी यहाँ पे बच्चे भी महत्वपूर्ण हैं, टीचर भी महत्वपूर्ण हैं। यानी आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट भी बराबर पे है और टीचर भी बराबर पे है, ठीक ना। दोनों का स्थान मतलब ठीक ठाक है। अब प्रकृतिवाद में क्या है, प्रकृतिवाद में शिक्षक गौण है, यानी शिक्षक का स्थान मतलब कि शिक्षक को महत्व थोड़ा कम दिया गया है और बच्चों को महत्व ज़्यादा दिया गया है। प्रकृतिवाद क्या बोलता है कि मतलब बच्चों के सामने टीचर को ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है, ऐसा परिस्थिति का निर्माण करना है कि बच्चा करे और करके सीख ले, ठीक ना। और जो एजुकेशन होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक ना। ये चीज़ बोला गया है, मतलब बच्चों के अनुसार होनी चाहिए, ये प्रकृतिवाद बोला है। फिर क्या है, प्रयोजनवाद क्या बोलता है कि शिक्षक को एक मित्र की तरह होनी चाहिए, शिक्षक को एक पथ प्रदर्शक की तरह होना चाहिए, शिक्षक को एक सलाहकार की तरह होना चाहिए। मित्र की तरह क्यों होना चाहिए, क्योंकि बच्चा इसमें क्या होता है, प्रयोजनवाद में क्या नियम है, करके सीखना। जैसे कि क्रिया करेगा, प्रयोग करेगा, मतलब कि प्रैक्टिकल करेगा और प्रैक्टिकल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पे बच्चा विश्वास करेगा। तो प्रैक्टिकल कराने के लिए बच्चों को जानना जरूरी है। इसमें शिक्षा का उद्देश्य भी क्या बताया गया है कि बालकों का ही उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य है, विभिन्न विभिन्न बालकों का भिन्न भिन्न उद्देश्य है। तो जब बालकों का भिन्न भिन्न उद्देश्य है तो शिक्षक फ्रेंडली रहेगा तभी तो बच्चे को समझ पाएगा, और बच्चे को जब तक अच्छे से समझेगा नहीं तो उसके लेवल पर उसको कैसे सिखा पाएगा। तो इसमें जो टीचर है वो फ्रेंड टाइप का है, एक गाइडेंस टाइप का है, एक एडवाइजर टाइप का है, ठीक ना। और इसमें जो शिक्षार्थी हैं उनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से एजुकेशन है, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक ना।
तो ये सिद्धांत था। तो यानी कि आज का जो वीडियो था इसमें हम लोग 4 टॉपिक को कवर किए हैं। 4 टॉपिक को क्या था? आदर्शवाद। एक बार थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ याद नहीं रहेगा तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है, ठीक ना? आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद, ठीक ना? अब इसमें क्या है? अरे! मिट मिट गया, फिर से लिख देते हैं। आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, ठीक ना? फिर इसके बाद क्या है कि देखिए, आदर्शवाद में क्या कॉन्सेप्ट है कि जो सृष्टि है उसको कौन बनाया है? गॉड, ईश्वर ने, ठीक ना? तो इसी से समझ जाना है कि जितने भी विचार होंगे वो क्या होंगे? स्पिरिचुअल होंगे, आध्यात्मिक होंगे, ठीक ना? और यथार्थवाद में जो संसार बना है वो किससे बना है? मटेरियल से बना है, ठीक ना? यानी कि पदार्थ बेस्ड है। और प्रकृतिवाद में संसार किससे बना है? नेचर से बना है, यानी कि प्रकृति के ही हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक ना? प्रयोजनवाद में जो संसार है वो किससे बना है? विभिन्न तत्व थे, तत्व और क्रियाओं का जो परिणाम है उसी से प्रयोजनवाद में संसार का निर्माण हुआ है, ठीक ना? इतना चीज़ समझना है, इसी के हिसाब से क्या होगा? आगे कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएगा। अब आदर्शवाद के हिसाब से यदि संसार का रचना ईश्वर के द्वारा हुआ है तो इसका अंतिम उद्देश्य क्या होगा? मोक्ष होगा। यथार्थवाद यदि पदार्थ से बना है तो इसका अंतिम उद्देश्य क्या होगा? सुखपूर्वक जीना। और सुखपूर्वक जीना ही अंतिम उद्देश्य ये तीनों का भी है, ठीक ना? ये याद करना है कि सुखपूर्वक जीना और 3 का है यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, और मोक्ष प्राप्त करना आदर्शवाद का है, ठीक ना? आदर्शवाद ही एक है जो ईश्वर पे विश्वास करता है, और ये यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद ये तीनों ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, ये आध्यात्मिक जगत को स्वीकार नहीं करते। इतना याद रखना है। इसी के हिसाब से हम सिद्धांत का भी सिद्धांत को भी मतलब क्रिएट कर पाएँगे, ठीक ना? तो देखिए, फिर इसके बाद हमको करना क्या है? एक सेकंड थोड़ा टाइम दीजिए, इसी में हम लोग 2 चीज़ क्लियर कर पाएँ कि कॉन्सेप्ट किस-किस पे बेस्ड है और अंतिम उद्देश्य क्या है। थोड़ा-सा इस पे हम लोग चर्चा ये कर लेंगे कि इसमें मतलब इसके शिक्षा के उद्देश्य क्या-क्या हैं, ठीक ना? शिक्षा के उद्देश्य देख लेते हैं और टीचिंग मेथड वगैरह थोड़ा-सा याद करने का कोशिश करते हैं, ठीक ना? तो देखिए एक सेकंड। आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मैटिज्म, ठीक ना? ये 4 हो गए। अब इसी के बारे में हमको टीचिंग मेथड के बारे में जानना है। तो जो आइडियलिज्म की टीचिंग मेथड थी वो क्या थी? प्रश्नोत्तर, आगमन, निगमन, संवाद, निर्देशन। प्रश्नोत्तर सुकरात ने दिए थे, आगमन और निगमन अरस्तू ने दिए थे, संवाद प्लेटो ने दिए थे, निर्देशन हर्बर्ट महोदय ने दिए थे, ठीक ना? और रियलिज्म में टीचिंग मेथड क्या है? प्रयोगात्मक, सहसंबंध, ह्यूरिस्टिक। क्या है? प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक, सहसंबंध, ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक। ये 3 टीचिंग मेथड रियलिज्म के हैं, ठीक ना? अब जान लेते हैं कि प्रकृतिवाद के क्या-क्या टीचिंग मेथड हैं। प्रकृतिवाद में क्या-क्या है? अनुभव करके लड़का सीखेगा। जो लड़का है वो अनुभव के माध्यम से सीखेगा, अनुभव। खेल के द्वारा, खेल पद्धति द्वारा,
और फिर इसके बाद कैसे सीखेगा, मॉन्टेसरी पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, डाल्टन पद्धति और करके सीखेगा, ठीक ना। ये प्रकृतिवाद का है। फिर प्रयोजनवाद का क्या है, प्रयोजनवाद का है आपका एकीकरण विधि है और अनुभव द्वारा सीखना है और लर्निंग की जो नियम हैं उनसे भी सीखेंगे। और प्रोजेक्ट मेथड इसमें इम्पॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, किल पैट्रिक महोदय ने दिया है, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टीचिंग मेथड। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, टीचिंग मेथड के बाद हम लोग देखेंगे, टीचिंग मेथड के बाद हम लोग क्या देखेंगे, टीचिंग मेथड के बाद हम लोग देखेंगे अनुशासन। तो आदर्शवाद का जो अनुशासन है वो कैसा है, आदर्शवाद का अनुशासन क्या है, प्रभावी होना चाहिए, प्रभावात्मक अनुशासन होना चाहिए। और यथार्थवाद का कैसा अनुशासन है, प्रेम और सहानुभूति पे होना चाहिए, प्रेम और सहानुभूति। और जो प्रकृतिवाद का अनुशासन है वो कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र। प्रकृतिवाद का अनुशासन स्वतंत्र होना चाहिए, बच्चे को प्रकृति के गोद में छोड़ दीजिए, वो करके देखेगा। प्रयोजनवाद का क्या है कि लिमिट में, सीमित मुक्त्यात्मक प्रशासन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए कि हम बच्चे को स्वतंत्रता तो देंगे लेकिन लिमिट मात्रा देंगे ताकि वो अपने स्किल्स का, अपने एनर्जी का मिसयूज न कर सके, ठीक ना। उसको एक सामाजिक वातावरण देंगे। समाज का कैसा वातावरण होता है, समाज नियमों से बंधा हुआ होता है, तो ठीक ना। फिर इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा है पाठ्यक्रम, ठीक ना। तो पाठ्यक्रम क्या है कि आदर्शवाद का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, आदर्शवाद का पाठ्यक्रम आदर्श और अनुभव पे बेस्ड होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि बच्चों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद यथार्थवाद का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, यथार्थवाद का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित होना चाहिए, भाषा का ज्ञान हो, स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी ज्ञान हो और बच्चा जो है व्यवसाय करने के लिए सक्षम हो, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। फिर इसके बाद प्रकृतिवाद के हिसाब से कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसमें भौतिक विज्ञान से संबंधित तथ्य होने चाहिए, गणित होने चाहिए, गृह विज्ञान होने चाहिए, कला होने चाहिए, खेलकूद होने चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांत होने चाहिए, ठीक ना। फिर इसके बाद प्रयोजनवाद आ जाता है। प्रयोजनवाद का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए कि बच्चे मतलब जैसे कोई भी एलिमेंट्स करिकुलम में डाला गया है तो वो बच्चे उसको उपयोग कर सकें, बच्चों के रुचि के अकॉर्डिंग हो। और क्या बोलते हैं कि बच्चे मतलब उस करिकुलम से अनुभव प्राप्त कर सकें और एकीकरण के सिद्धांत को भी सीख सकें, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं कि शिक्षक शिक्षार्थी कैसे होने चाहिए। तो आदर्शवाद में जो टीचर होता है वो महत्वपूर्ण होता है और जो स्टूडेंट होता है वो गौण होता है, ठीक ना। यथार्थवाद में जो टीचर और स्टूडेंट हैं वो लगभग बराबर के बराबर इसमें दिया गया है। प्रकृतिवाद में जो टीचर है वो गौण है, स्टूडेंट है वो प्लस है, ठीक ना। प्रयोजनवाद में भी यही स्थिति है, टीचर गौण है और स्टूडेंट प्लस है, ठीक ना। मित्र है टीचर इसमें, फ्रेंड, सलाहकार और क्या बोल सकते हैं, पथ प्रदर्शक, ठीक ना। तो इसी प्रकार का आज का वीडियो था, ये चारों टॉपिक कवर हुआ है। और आप लोग को यदि जो कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की हर ऑथेंटिक अपडेट वहीं पे आएगी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।